तो हम लोगों का चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हम लोग आज देखेंगे। टोटल नाउ हम लोगों ने देखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या है। तो प्राइस में चेंज होने के कारण या कोई और फैक्टर्स में चेंज होने के कारण हमारी क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं उस पर कितना परसेंट या कितना फर्क पड़ता है। ओके, सो नाउ व्हाई इज दिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इम्पोर्टेंट? So they are saying the concept of elasticity of demand is of great importance to producers, farmers, workers and government. लॉर्ड केन्स, मतलब ये एक इकोनॉमिस्ट थे लॉर्ड केन्स, ठीक है। तो ही कंसिडर्ड दिस कॉन्सेप्ट टू बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्फ्रेड मार्शल। सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंस टू अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कैसे ये हेल्पफुल है? तो एवरी प्रोड्यूसर हैज टू डिसाइड द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट एट विच ही हैज टू सेल इट। हर प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करनी पड़ती है सेल करने से पहले। फॉर दिस पर्पस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिकम्स इम्पोर्टेंट। इफ द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, he will fix up a higher price and vice versa. The concept of elasticity of demand is also useful to a monopolist to practice price discrimination. मतलब अगर मुझे किसी भी चीज की कोई भी कमोडिटी मैं जो प्रोड्यूस कर रही हूँ उसकी प्राइस सेट करनी है और मुझे पता चल गया है कि ओके मेरी जब मैं इतनी प्राइस रख रही हूँ तो लोगों को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मेरी डिमांड मेरे प्रोडक्ट की डिमांड में इंक्रीज नहीं हो रहा है, कुछ ये इनइलास्टिक हो रही है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं थोड़ी सी प्राइस उस चीज की बढ़ा दूंगी। तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो लोगों को डिमांड बढ़ेगी तब मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसलिए इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्रोड्यूसर के साइड से काम आती है। और उन लोगों ने ये भी बोला है कि मोनोपोलिस्ट मतलब जो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट की उनके साथ कोई कॉम्पिटिटर नहीं होते मार्केट में। लास्ट ईयर तुम लोगों को था परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली, ये सब जो था अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो मोनोपोलिस्ट को कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, तो उसको भी अपने प्राइस, उसको अकेले को प्रॉफिट लेना है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि ओके इफ आई एम सेलिंग अ डेटॉल का सोप, दूसरे शॉप में 10 रुपए की है तो मैं बोलूंगी नहीं 15 रुपए का बेचूंगी, नहीं, पीपल विल गो टू द अदर शॉप, क्योंकि ये सेम ही प्रोडक्ट है हर दुकान में, तो उसकी प्राइस भी सेम ही होगी। वेर एज मोनोपोली मतलब मैं ही वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं ही बेच रही हूँ, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ। तो मुझे अगर पता चले कि ये जो प्रोडक्ट मैं बेच रही हूँ इसकी डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो उस हिसाब से मैं प्राइस डिटरमाइन कर सकती हूँ। Next है importance to government. Taxation policy of the government is based on the concept of elasticity of demand. Those commodities whose demand is relatively inelastic will be taxed more because it will not affect their demand much and vice versa. अभी यहाँ पर गवर्नमेंट भी सेम कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो देख रहा है कौन से गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब इसकी प्राइस में कितने भी चेंजेस लाओ तो लोग इसको बाय करेंगे ही। तो बाय करेंगे ही मतलब पैसे तो मिलेंगे ही, तो एक काम करते हैं इसी के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा टैक्स लगा देते हैं ताकि लोग उसको खरीदे ही और हमें उसके मतलब हमें उसके ऊपर का टैक्स भी मिल जाए, क्योंकि उसके तो डिमांड में कोई फ्लक्चुएशंस होने वाले हैं नहीं। तो एक काम करते हैं इस पे टैक्स लगा देते हैं, क्योंकि इसके प्राइस बढ़ने से या कम हो जाने से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर इसलिए उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है और फिर गवर्नमेंट को इस तरीके से टैक्स मिलता है। ठीक है, तो डिमांड पे क्योंकि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, टैक्स कितना भी लगा लो, ये डिमांड इनइलास्टिक है, कोई भी चीज की देख लो। अभी हम लोग यहाँ पर सॉल्ट का एग्जांपल नहीं देख सकते, कोई और समझो कि मेडिसिन की डिमांड इनइलास्टिक है तो मेडिसिन पर टैक्स लगा हुआ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग कोई भी हालत में इसको बाय करेंगे ही, तो हमें इसके ऊपर का टैक्स मिलेगा। फिर ये हो गया प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट का। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इन फैक्टर प्राइसिंग। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूजफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। The factor of production for which demand is relatively inelastic can command a higher price as compared to those having elastic demand. For example, workers can ask for higher wages if the demand for their product produced by them is relatively inelastic. मतलब फैक्टर्स, फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर क्या है, तो कोई भी चीज बनने में लगने वाले फैक्टर्स, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। हमेशा याद रखना फैक्टर्स क्या है, तो लैंड, हम लोग को कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए कोई जगह चाहिए, लैंड, फिर लेबर चाहिए होगा कि लेबर वो हमें उनकी मेहनत दे, उनका काम दे,
कैपिटल मतलब कुछ पैसे डालने पड़ेंगे पहले हमें वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और एंटरप्रेन्योर मतलब एंटरप्रेन्योर को होने वाला खुद का प्रॉफिट। तो फिर ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, ये फैक्टर्स है, इनको हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में पैसे देने पड़ते हैं। जैसे लैंड के लिए हमें रेंट देना पड़ता है, लेबर के लिए हमें वेजेस देने पड़ते हैं, लेबर को हमें लैंड लेबर को वेजेस देने पड़ते हैं, कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट आप हमेशा याद रखना, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पर ये फैक्टर्स ये होते हैं कि इनको हमें रिटर्न में पैसे कुछ ना कुछ देने पड़ते हैं, या हमें उस पैसे को जिसको हमने डाला है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि समझो जैसे लेबर एक फैक्टर है कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के पीछे, और वो लेबर को पता चल गया कि हम जो चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में जाने के बाद उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दो या कम कर दो, उसके उसके प्राइस बढ़ने से या कम होने से लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर अभी जो लेबर है जो कंपनी में काम कर रहा है वो तो प्राइस बढ़ा नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, वो अपने इसको जो उसको हायर कर रहे हैं वो कंपनी में उनको बोलेंगे कि हमारी वेजेस बढ़ा दो। तो वेजेस बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली फिर क्या करेगा, जो मालिक होगा वो प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, और लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इनइलास्टिक होगी वो चीज की डिमांड। समझो मैं मेडिसिन की फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि अरे मेडिसिन की प्राइस बढ़ा दो या कम कर दो, कुछ लोगों को तो फर्क पड़ता है नहीं। तो मैं अपने मालिक से बोलता हूँ कि मेरी इनकम मेरे वेजेस में बढ़ोतरी कर दो, तुम प्राइसेस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है वो देख लो, बट वी वांट मोर वेजेस। तो क्या हो जाएगा फिर, वो चीज की प्राइस भी बढ़ा दी जाएगी और लेबरर्स को वेजेस भी ज्यादा मिलने लग जाएगी। तो मतलब फैक्टर प्राइसिंग में भी कितना इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। The concept of elasticity of demand is useful to determine terms and conditions in foreign trade. The countries exporting commodities for which demand is relatively inelastic can raise their price. For example, Organization of Petroleum Exporting Countries, that is OPEC, have increased the price of oil several times. The concept is also useful in formulating export and import policy of a country. मतलब ये लोग क्या बोल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड में भी सेम ही चीज अप्लाई होती है कि ओके अगर हमें पता है कि हम लोग कोई ऐसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी डिमांड इनइलास्टिक है, कि उसकी प्राइस में तुम कितना भी बढ़ोतरी कर दो या कम कर दो, द डिमांड विल रिमेन द सेम, इट वोंट अफेक्ट द पीपल। सो व्हाट आई विल डू इज, फॉर एग्जांपल वी कैन थिंक ऑफ एन एग्जांपल, मेडिसिन, चलो ठीक है। तो इफ आई एम प्रोड्यूसिंग अ मेडिसिन दैट इज ओनली प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ओके, एंड आई हैव टू एक्सपोर्ट इट टू अदर कंट्रीज। So what I'll do is I'll think कि okay, since the whole world needs this medicine, I can I can raise the prices because since everyone needs it, they'll buy it at any cost. तो मैं उसकी प्राइस बढ़ा दूंगी तो मुझे अपने कंट्री को एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो जैसे उन लोगों ने एग्जांपल दिया है कि ओपेक ने क्या किया है, उनके प्राइस का ऑयल का प्राइस उन्होंने बहुत टाइम बढ़ाई है, क्योंकि उनको पता है कि ऑयल की प्राइस कितनी भी तुम बढ़ा दो या कम कर दो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी, कि ऑयल की बहुत जरूरत है तो लोग उसको किसी भी कॉस्ट पर बाय करेंगे। तो इसलिए ये लोग कभी कभी प्राइस बहुत बढ़ा देते हैं। तो हम लोगों को फॉरेन ट्रेड में भी ये कॉन्सेप्ट काम आता है। नेक्स्ट है पब्लिक यूटिलिटीज। In case of public utilities like railways, which have an inelastic demand, government can either subsidize or nationalize them to avoid consumer exploitation. मतलब जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं प्राइस बढ़ा दो, पर प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा एक पॉइंट के बाद। तो फिर इसमें भी हमारे पास सोल्यूशन है कि पब्लिक यूटिलिटीज के कोई चीजें हैं, जैसे सॉल्ट के बारे में हुआ है, सॉल्ट बहुत जरूरी है, हमारे हर खाने में सॉल्ट की जरूरत होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा सॉल्ट सत्याग्रह हुआ है क्योंकि वी डिडंट वांटेड टू पे टैक्स ओवर सॉल्ट। तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि हम सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सॉल्ट तो लोग बाय करेंगे ही, तो मैं सॉल्ट की प्राइस कितनी भी बढ़ा देता हूँ, लोगों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ फैक्टर्स में क्या होता है, गवर्नमेंट को आके सब्सिडाइज करना पड़ता है कि नहीं ये बहुत ही जरूरत चीजें हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट थोड़े से पैसे पे कर देती, सब्सिडाइज कर देती, गवर्नमेंट आधी प्राइस पे कर देती है। जैसे रेलवेज है कि अगर रेलवेज को मतलब रेलवेज इनइलास्टिक है कि लोगों को कोई चांस ही नहीं है कोई और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करने का, तो वो लोग रेलवेज ही यूज करेंगे। तो गवर्नमेंट ऐसे सोच सकती है चलो रेलवेज की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। लोगों के लिए है क्योंकि ये सर्विसेज, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करता है, या तो इसको नेशनलाइज कर देता है या तो
ये कर देता है, सब्सिडाइज मतलब गवर्नमेंट आधा प्राइस उसका पे कर देता है। तो पब्लिक यूटिलिटीज में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ऐसा काम है। लास्ट है प्रपोर्शन ऑफ, बट वो चीज गवर्नमेंट का ही रहता है ना, जो रेलवे वगैरह है जो गवर्नमेंट का ही है ना। हाँ गवर्नमेंट का ही है, पर मतलब अगर उसको प्राइवेटाइज किया जाता है या फिर अगर गवर्नमेंट भी हाँ तो हाँ सोच हाँ, सकती है। आजकल बहुत ये हो रहा है प्राइवेट, मतलब देखा मैंने कि प्राइवेट कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, और फिर वो गवर्नमेंट भी तो ऐसे सोच सकता है ना। हम लोगों ने पहले देखा कि इम्पोर्टेंस टू गवर्नमेंट में कि गवर्नमेंट देखता है कि कौन सी चीजों की डिमांड इनइलास्टिक है, फिर उसकी वो प्राइस बढ़ा देता है। पर ऐसे हर जगह पर प्राइस बढ़ाकर नहीं चलेगा, ऐसे ये लोग ये नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं कि लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। इसलिए कुछ केसेस में पब्लिक यूटिलिटीज के केसेस में जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक उस चीज को यूज कर रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करता है, यहाँ पर वो प्राइस नहीं बढ़ाता है। उसको पता चल गया ये इनइलास्टिक है तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सब्सिडाइज कर देगा, थोड़े से पैसे वो खुद पे कर देगा या नेशनलाइज कर देगा ताकि कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, है ना। तो अभी नेक्स्ट है proportion of expenditure. If the proportion of expenditure in a person's income is small, then demand for the product is relatively inelastic. For example, newspapers. If the proportion of expenditure is large, then demand for product is relatively elastic. मतलब अगर हम लोग कोई चीज पर खर्चा कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कम खर्चा करेंगे तो उस चीज के लिए डिमांड भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगी क्योंकि हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं। पर अगर हम लोग बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे कोई चीज के पीछे, अगर न्यूज़पेपर्स में बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मतलब बहुत ज्यादा बहुत मेहनत बहुत पैसे लग रहे हैं उसमें, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक हो जाएगी कि उसके प्राइस बढ़ने से लोगों को कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। कि और ऑब्वियस है ना कि हम लोग अगर एक्सपेंडिचर किसी चीज के पीछे बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो फिर उसकी प्राइस में भी कोई ना कोई बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है। तो इन दिस वे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग जगह पर उसका एप्लीकेशन होता है, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, फैक्टर प्राइसिंग, फॉरेन ट्रेड, पब्लिक यूटिलिटीज और एक्सपेंडिचर के केस में, कि हमें पता चल जाता है कौन सी चीज की प्राइस बढ़ाने से लोगों को फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी चीज को ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, मतलब लोगों के बिहेवियर को समझ के अलग अलग पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है और इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसका एप्लीकेशन करके वी कम टू नो कि वो कितना इम्पोर्टेंट है एज अ कॉन्सेप्ट। तो इतना ही था, ये पार्ट क्लियर है दोनों को।